नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा बायोलॉजी का सेट नंबर 11 प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आज हम करने वाले हैं। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं वीडियो में, आप लोग रेडी रहिएगा, आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक, तो करंट अफेयर्स 24 क्लास में 24 मंथ का पूरे 2020 जनवरी से लेके पूरे 2021 दिसंबर तक का हम करेंगे 15 तारीख के बाद। तो पहले से रेडी हो जाइए, पहले से तैयार रहिएगा। सभी लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए कंपलसरी है भाई। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो तो आपको क्लासेस नहीं मिल पा रही है, सीधी बात, क्योंकि डेली 4 से 5 क्लासेस अपलोड हो रही है ना, वीडियो अपलोड हो रही है, तो 2 ही का नोटिफिकेशन जाता है, तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पा रहा। तो टेलीग्राम ग्रुप में क्लासेस सेंड की जा रही हैं, या फिर आप शाम को आके हमारा चैनल विजिट करके एक बार चेक कर लिया करो कौन कौन सी वीडियो आज अपलोड हुई है। ठीक, ये 12वां नंबर सेट है, साइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन आएंगे, फुल एंड टेस्ट भी आपका 15 तारीख के बाद से आने वाला है। ठीक, चलिए शुरू करें। यहाँ पे अनअकैडमी पे बात करें, 15 तारीख से 15 दिसंबर से कुछ नए बैचेज स्टार्ट हो रही जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें टीम फोनिक्स बैच है, सीरियस एचएसएल के लिए, इसके अलावा फाउंडेशन बैच है, सीपीओ एग्जाम के लिए, सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, कंप्लीट बैच है जीएस के लिए, और लक्ष्य बैच है सीपीओ के लिए। और बात करें आइकॉनिक फीचर, अनअकैडमी पे अगर जो आप आइकॉनिक बैच एनरोल करते हो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर आप देखने को मिल जाता है, देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे आज के डाउट फीचर मिल जाता है, जहाँ पे अपने कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी आज सेलिब्रेट कर रहा है 6 ईयर एनिवर्सरी, यानी कि 6 ईयर एनिवर्सरी के हिसाब से बात करें, इसमें अगर जो आप आज 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 मंथ का एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ठीक है, और बात करें टेस्ट सीरीज, आपको फ्री वाले भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लगभग सारे एग्जाम के। रेज एंड का फीचर मिल जाता है, लाइव क्लास के दौरान आप कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा एसएससी मेगा कॉम्बैक्ट इस संडे होने वाला है, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा जीके एंड करंट अफेयर्स का। 12 बजे होगा, 12 PM पे, और 12 दिसंबर 12 PM पे 50 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट में आपको देने हैं। और एनरोल कर लीजिए, अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया गुरु टिप्स कोड यूज करके। ठीक, और 10% डिस्काउंट मिल जाएगा जो आप गुरु टिप्स कोड यूज करते हैं किसी भी सब्सक्रिप्शन पर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है? कौन सा एक वायु प्रदूषक है? इसका आंसर क्या होगा? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन गैस? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का वायु प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का वायु प्रदूषक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अगर किसी जलाशय में बीओडी का मान, देखो एवरी क्लास देखोगे तभी आपको फायदा होगा। बीओडी के बारे में मैंने आपको पूरा बताया था। बीओडी होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ठीक, इसका पूरा नाम। अब ये क्या होता है भाई? ये किसी जलाशय में ऑक्सीजन की विघटित मात्रा को मापता है। ठीक है, और इससे वहां पे जो जल है ये पता चलता है कि जल कितना अच्छा है। अच्छे जल की गुणवत्ता का सूचक होता है बीओडी। ठीक, अगर जो ज्यादा बीओडी है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रदूषित जल है। ठीक, और कम बीओडी है, अगर जो कम बीओडी है तो आप कह सकते हो यहाँ पे अच्छे जल का सूचक है, अच्छा जल है। ठीक, अच्छा जल है। ठीक, तो यहाँ पे बात करें, अगर जलाशय में बीओडी का मान अधिक है तो वह क्या होगा? तो बीओडी का मान अधिक है, ज्यादा है, तो वह बहुत प्रदूषित होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? भाई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना? रिपीट नहीं हो रहा है, हम यहाँ पे इसको हम पहले कर चुके हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, जापान के क्योटो शहर में यह हुआ था, एक प्रकार की अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसमें एक प्रॉमिस लिया गया था सारे देशों से कि हम जो ग्रीन हाउस गैस हैं उसका ग्रीन हाउस गैसों की कम उत्सर्जन करेंगे। ठीक है, तो ये कब हुआ था? अंतरराष्ट्रीय संधि है 11 दिसंबर 1997 को। ठीक है, क्योटो जापान में इसे ग्रहण किया गया। और लागू कब किया गया था? इसे 2005 में लागू किया गया था, अमल में लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर को 2005। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 4, भारत और अन्य जगहों पर बायोमास प्राप्त किया जा सकता है। किससे? भारत और अन्य जगह पर बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है? बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है बाबू? मूंगफली के छिलके से, गन्ने की खोई से, चावल के छिलके से, सभी से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बायोमास। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 5, निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा पारा प्रदूषण करता है? पारा प्रदूषण करता, ध्यान रखिएगा, जो पुरानी CFL से होता है, क्या होता है? पारा प्रदूषण होता है, पुरानी CFL लैंप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर का पारा प्रदूषण होता है। CFL का फुल फॉर्म एक बार पूछा गया था, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। ठीक, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
6 की बात करें, धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की परत क्या कहलाती है? धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह जो परत होती है वो क्या कहलाती है? तो इसे हम बोलते हैं धुंध। धुंध यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 7 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखा, औद्योगिकीकरण में वृद्धि ये जल की कमी के लिए उत्तरदायी है, बढ़ती जनसंख्या भी उत्तरदायी है, जल संसाधनों का कुप्रबंधन ये भी उत्तरदायी, वन रोपण करना ये उत्तरदायी कहीं ना कहीं नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में सबसे अधिक योगदान करती है? कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में सबसे अधिक योगदान करती है? तो याद रखिएगा, आपका सबसे अधिक योगदान करती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आता है CH4 यानी कि मीथेन। ठीक है, तो ये आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 9, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में आयतन के अनुसार दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस है? आयतन के अनुसार दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस है। देखो, आयतन के अनुसार बात करें, सबसे ज्यादा आपको ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन कितना है 78% मिलेगा। ठीक, दूसरा आपको क्या मिलेगा? दूसरा आपको सॉरी मैं क्या हूं भाई, मैं काहे गलत बता रहा हूं, मैं फ्लो में बह रहा हूं। दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा आपको नाइट्रोजन मिलेगा। नाइट्रोजन की बात करें ये 78%, उसके बाद ऑक्सीजन मिलेगा 21% लगभग, उसके बाद आपका आर्गन मिलेगा, ये लगभग 0.09% मिलेगा, उसके बाद आपका CO2 मिलेगा, ये 0.03% आपका CO2 मिल जाएगा। तो दूसरी सबसे ज्यादा आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 10 की बात करें, ताजमहल संगमरमर कैंसर से क्यों पीड़ित है? ताजमहल संगमरमर कैंसर से क्यों पीड़ित है? जो भी बच्चे हमारी रेगुलर क्लास ये वाली देख रहे हैं उनको इसका आंसर पता होगा कि अम्लीय वर्षा के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक, क्या होता है, उसका जो कलर है मार्बल का, जो संगमरमर है वो फीका पड़ता जा रहा है। ठीक है, मार्बल जो है पीला पड़ता जा रहा है या फीका पड़ता रहा। तो ये किसके कारण? प्रदूषण के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण, एसिड रेन के कारण। तो एसिड रेन में कौन कौन सी गैसें होती हैं? आपकी सल्फर डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें, कैडमियम धातु के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो कैडमियम धातु के प्रदूषण से इटाई नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी। मिनीमाता ये पारे के प्रदूषण से होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, बासेल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बासेल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार हस्तांतरण से संबंधित है। बासेल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 13 की बात करें, स्तंभ क में दी गई संरचना को स्तंभ ख में दिए गए प्रक्रमों से मिलान करना है। ठीक, एक तरफ बेसल सम्मेलन है, एक तरफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल छेपड़ है, एक तरफ क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्योटो प्रोटोकॉल मैंने इसी क्लास में बताया कि हरित गृह गैसों को कम करने से रिलेटेड था, तो इसको आप यहां मिला दो। बेसल सम्मेलन अभी हमने देखा, बेसल आपका खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का छेपड़ से है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को यहां पे सुरक्षित करने से रिलेटेड है। आप देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा सही होगा। वैसे मैंने मिलाने वाला काम अपना कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, रिड्यूस या रीयूज तथा और क्या पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 R मतलब होता है, एक होता है रिड्यूज। ठीक है, रिड्यूज मतलब कम करना, एक होता है रीयूज यानी कि अगर जो कोई चीज बना रहा है तो उसका दोबारा यूज करो, तुरंत ही फेंक ना दो। एक होता है रिसाइकिल यानी कि जैसे प्लास्टिक कोई सामान है उसको हम उपयोग करके फेंक देते हैं, लेकिन अगर जो हम उसको इकट्ठा करके रिसाइकिल करके उसका फिर से उपयोग कर ले तो कितना अच्छा रहेगा, पर्यावरण सेफ रहेगा। क्योंकि प्लास्टिक 5-5 साल तक रहती है, वो वेस्ट हो जाती है, पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती है। प्लास्टिक वो मतलब जल्दी खत्म नहीं होती। ठीक है, वो जल्दी वेस्ट नष्ट नहीं होती। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा रिसाइकिल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 3 R है जो पर्यावरण रक्षा के लिए जिम्मेदार है, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी। 15 की बात करें, वायु में निलंबित छोटे छोटे ठोस कण अथवा तरल की बूंदें क्या कहलाती हैं? वायु में निलंबित छोटे छोटे ठोस कण अथवा तरल बूंदें क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं क्या?
एरोसॉल यानी कि ऑप्शन नंबर ए एरोसॉल। ठीक। 16 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से रोग जल प्रदूषण से होते हैं? कौन से रोग जल प्रदूषण से होते हैं? तो हैजा तथा टाइफाइड ऑप्शन नंबर सी, हैजा तथा टाइफाइड ऑप्शन नंबर सी। 17 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन ताजमहल के पीले होने का कारण है? कौन ताजमहल के पीले होने का कारण है? तो इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर बात करें, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण की जांच करने में सहायता करता है? तो ये आप सबको पता होगा, ये भी मैंने इसी क्लास में बताई। सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, देखते रहो डेली। लाइकेन ऑप्शन नंबर ए। प्लेलिस्ट बना दी, अगर जो आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या देखना है बाबू? एक खान सर की जो फिजिक्स वाली बुक रही, डेली वीडियो अपलोड रही, उसको देख सकते हो। ये वाली क्लास देखो, ये वाली बायो टॉप 30 वाला फिजिक्स की एक प्लेलिस्ट मैंने बनी है, उसमें 25 क्वेश्चन मैंने कराए, 18 क्लास अपलोड है, उसको देख सकते हो। इसके अलावा रुकमनी की प्लेलिस्ट बनाई, उसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए 19 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक कण प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कण प्रदूषक नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? कौन सा एक कण प्रदूषक नहीं है? तो उसका आंसर धूल, ओजोन, काजल या धुआं। तो यहाँ पे ओजोन एक प्रकार का प्रदूषक नहीं, ऑप्शन नंबर बी। 20 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए सबसे अधिक हानिकारक है? बताइए, ओजोन परत के लिए सबसे अधिक हानिकारक कौन सी गैस है? बताइए क्या आंसर होगा? तो ओजोन परत के लिए सबसे अधिक हानिकारक गैस कौन सी है? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। ओजोन परत पाई जाती है किस मंडल में? ओजोन परत की बात करें, ये आयन मंडल में पाई जाती है, आयन मंडल में। ठीक, आयन मंडल में पाई जाती है। जो हमारा यूवी रे जो आती है हानिकारक, अल्ट्रावायलेट किरणें यानी कि पराबैंगनी किरणें सूर्य से आती हैं, उससे हमारी रक्षा करती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, प्याज के छीलने या काटने पर आंखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का कारण क्या है? तो प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक के कारण। ठीक, प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक के कारण हमारी आंखों से आंसू आते हैं। ठीक, प्याज में याद रखिएगा, प्याज में एथाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण एक विशेष प्रकार की गंध होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 22 की बात करें, नारियल का छिलका का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? नारियल के छिलके का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये होता है स्क्लेरन काइमा यानी कि ऑप्शन नंबर डी, स्क्लेरन काइमा के द्वारा होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो याद रखना, ये हम लोग कहते हैं भैया आपके हाथ की रोटी मीठी लगती है। भैया रोटी मीठी नहीं लगती है, कार्बोहाइड्रेट का शक्कर या ग्लूकोज में परिवर्तन होता है, इस कारण से हमें रोटी मीठी लगती है। किसी के हाथ की रोटी मीठी नहीं लगती, लेकिन माँ के हाथ की रोटी की बात ही अलग है। ठीक है, चलिए हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए मनुष्य को चबाने पर रोटी हमारी मीठी लगती है। 24 की बात करें, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु की बात करें, एक केंद्राणु या मोनोसाइट होता है। ठीक, मोनोसाइट। तो याद रखना, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। सबसे बड़ा WBC की बात करें, सबसे बड़ा WBC, ठीक है, क्या होता है? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट सबसे बड़ा WBC होता है। इसके बाद बड़े सबसे अधिक WBC कौन सा होता है शरीर में? ठीक है, न्यूट्रोफिल्स होता है। ठीक, न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम WBC कौन सा होता है? सबसे कम WBC व्हाइट ब्लड करप्सल्स होता है ना, बेसोफिल्स होता है। ठीक, ये तीनों भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 25 की बात करें, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट ये आपका हार्ट, हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसके इलाज में डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस गुर्दे प्रणाली की जांच मतलब किया जाता है इलाज के लिए, डायलिसिस। 26 की बात करें, अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है? अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन कहाँ पर होता है? ये होता है फैलोपियन ट्यूब में, ऑप्शन नंबर सी, फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु जो होता है ये महिला में होता है, शुक्राणु जो होता है ये पुरुषों में होता है। इसका संयोजन कहाँ होता है? ये इसका निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक। 27 की बात करें, किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है, किसके द्वारा? किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ये आयोडीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 28 की बात करें, ग्वाइटर अथवा थायराइड ग्रंथ की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है? ग्वाइटर अथवा थायराइड ग्रंथ की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होता, किसकी कमी से होता? आयोडीन, घेंघा बोलते हैं ना। 29 की बात करें, टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है, किसके विशिष्ट उदाहरण है?
ठीक है। तो एक प्रकार के जलजन्य रोगों के ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 30 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन है बाबू इस क्लास का। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी के कारण यहाँ पे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी, किस गैस की कमी हो जाएगी वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो ये भी पता होगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। 30 क्वेश्चन हमने किए। बाबू आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है ना। तो एयर पसंद आ रहा तो शेयर करो, ठीक है, शर्माओ मत, शर्माओ मत। हर बच्चा कम से कम 5 बच्चों को शेयर कर सकता है, ठीक है। तो चलिए शेयर करिए, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा और चलिए मिलते हैं इस क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।